कहानी का तीसरा भाग समझने के लिए पहला और दूसरा भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मुझे एक और स्कैन करना है, तब तक आराम करो और काम करने की सोचना भी मत। काव्या कहती है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं इन्हें ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर प्रधान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। इतना कहकर डॉक्टर प्रधान वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। काव्या की दिन रात की देखभाल से अब आद्विक पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। आद्विक के साथ हुए इस हादसे ने दोनों के बीच के प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। एक वो समय था जब आद्विक अपने काम के चक्कर में हमेशा काव्या को नजरअंदाज कर देता था। काव्या से ज्यादा वो अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस देता था। काव्या हमेशा अकेली रह जाती थी। आद्विक के साथ कुछ अच्छे और प्यार भरे पल बिताने को तरसती थी। उन दोनों में आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा था। एक ही घर में और एक ही कमरे में दोनों किसी अजनबी की तरह रहते थे। दोनों के बीच का प्यार जैसे खत्म होने लगा था और उसकी जगह आपसी बहस और दूरियों ने ले ली थी। लेकिन जब काव्या की जान पर बन आई तब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आई और उसे अपनी की हुई गलतियों का एहसास हुआ। इस एक वाक्य ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोनों के बीच की दूरियां मिट गई, प्यार बढ़ता चला गया और अब पंचगिरी की घटना के बाद दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। और अब तो आलम ये था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। चाहे वो मर्द हो या औरत, एक इंसान यही तो चाहता है कि उसे कोई बेइंतहा मोहब्बत करे, उसकी खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी अपनाए। एक अगर परेशान हो तो दूसरा उसे अपने सीने से लगा ले और उसकी बाहों में समाकर वो दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी जिंदगी खुशी से बिताए। हर आने वाले पल में और चाहत के इस सफर में अपने जीवन साथी के साथ ये उम्र बिताने को हर दिल चाहता है। ऐसी ही एक रात काव्या और आद्विक अपने बंगले के टेरेस पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, माहौल खुशनुमा बन रहा था। आद्विक थोड़ा हिचकिचाते हुए काव्या से कहता है, तुम यकीन नहीं करोगी काव्या, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। काव्या उत्साहित होते हुए कहती है, सच तो सुनाओ ना, देखो तो जरा क्या लिखा है आपने मेरे लिए। आद्विक शायराना अंदाज में काव्या को देखते हुए कहता है, क्या मांगू खुदा से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूं इंतजार जिंदगी में तेरे आने के बाद, क्यों प्यार में जान लुटाते हैं लोग, मालूम हुआ तुम्हें पाने के बाद। काव्या प्यार भरी निगाहों से आद्विक को देखते हुए कहती है, क्या बात है पतिदेव, आप तो शायर बन गए। आद्विक कुछ नहीं कहता, बस काव्या को प्यार से देखता रहता है। थोड़ी देर के लिए एक खामोशी सी छा जाती है। उस खामोशी को तोड़ते हुए आद्विक काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, काव्या मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की जीवन साथी के रूप में मिली है। काव्या भी मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आद्विक एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना काव्या, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। ऐसा क्यों कह रहे हो आद्विक, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आद्विक नजरें चुराते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ काव्या, मैंने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि कभी तुम्हें अपना वक्त नहीं दिया। हमेशा तुमसे झगड़ा करता रहा, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। काव्या उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मरने की बातें मत करो, अभी तो हमें साथ में अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। आद्विक काव्या का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, मुझसे एक वादा करो काव्या, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी, हर मुश्किल में मेरे साथ रहोगी और अगले जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। काव्या आद्विक की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ कि हर जन्म में मैं ही आपकी पत्नी बनूंगी और हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। काव्या और आद्विक दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। फिर एक दूसरे से नजरें हटाकर आसमान में तारों को निहारते हुए खड़े रहे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके से काव्या की साड़ी का पल्लू सरक जाता है। हवा से साड़ी का पल्लू उड़ते हुए आद्विक के चेहरे पर चिपक जाता है। आद्विक धीरे से अपने चेहरे से उसका पल्लू हटाता है। काव्या ने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका रूप और भी ज्यादा निखर आया था। आद्विक प्यार भरी नजरों से काव्या को देखता है तो काव्या शर्मा जाती है। आद्विक ने पहली बार अपनी पत्नी को ऐसे देखा था। काव्या की गोरी काया और अदाओं का आद्विक कायल हो चुका था।
आद्विक धीरे से उसके पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए अपने होठों से छूता है। काव्या शर्मा कर थोड़ी पीछे हट जाती है। आद्विक उसके पास जाकर धीरे से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। काव्या भी उसके सीने से लग जाती है। आद्विक उसे अपने सीने से लगाए ही बेडरूम में ले आता है और अपनी पत्नी की खूबसूरती को निहारता है। वैसे काव्या थी ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी, बस आद्विक ने ही कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो जाते हैं। काव्या ने आज अपने आप को आद्विक को पूरी तरह से सौंप दिया था। दोनों के दिल ख्वाहिशमंद थे कि ये लम्हा यूं ही ठहर जाए, वक्त यहीं थम जाए, ये प्यार भरे लम्हे कभी खत्म ना हो। महकी फिजाओं में दो प्रेम के पंछी इस कदर उड़ने लगे थे कि अब इस जहान में लौटने की उनके पास फुर्सत नहीं थी। दोनों आज अपने प्यार भरे प्रेम के सागर में डूब गए थे। रात के 11:15 बज रहे थे। तभी आद्विक की नींद अचानक से खुल जाती है। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था और पसीना भी आ रहा था। आद्विक उठकर बैठ जाता है और अपनी छाती को सहलाते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। आद्विक फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी और गला भी सूख रहा था। बेड के पास टेबल पर रखा पानी का जग खाली हो चुका था। आद्विक ने देखा कि काव्या सो रही है। वो अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने नीचे किचन में जाता है। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गटागट पानी पी जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ना जाने उसे क्या हो रहा था। सांसों की गति बढ़ने लगी। ताजी हवा के लिए वो अपने बंगले की छत पर आता है। उसके घर की छत पर एक छोटा सा टेरेस गार्डन था, जिसके ठीक बाजू में एक झूला था। आद्विक उस झूले पर बैठने जा ही रहा था कि उसकी नजरें आसमान की ओर जाती हैं। आसमान में पूरे चांद को देख आद्विक की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो अपने शरीर पर से नियंत्रण खो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसे अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में और बाहरी त्वचा में जबरदस्त कसावट और तनाव महसूस हो रहा था। आद्विक के हाथ और पैर आड़े तिरछे होकर असामान्य रूप से बढ़ रहे थे। उसके हाथों और पैरों पर लंबे काले बाल उग रहे थे। उसके शरीर की हड्डियां मानो टूटकर फिर से जुड़ रही थी, जिस वजह से वो दर्द से करा रहा था। दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज होने लगी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका शरीर विकृत रूप से बदल रहा था। उसकी आंखें पीली बन चुकी थी, नुकीले दांत निकल आए थे और नाखून चाकू से भी पैने और लंबे बनते जा रहे थे। मुंह टेढ़ा मेढ़ा होते हुए किसी जानवर की तरह बनता जा रहा था। उसका रूप परिवर्तन एक मानव रूपी भेड़िए में हो रहा था। उसका शरीर चौड़ा हो चुका था, लंबाई भी बढ़ गई थी, इसलिए उसकी पहनी हुई टी शर्ट और नाइट पैंट जगह जगह से फट चुकी थी। अब वो पूरी तरह से एक भेड़िए में तब्दील हो गया था। चांद की ओर देखते हुए वो एक लंबे सुर में हाउलिंग यानी आक्रोश करता है और अपनी छत से छलांग लगाकर शिकार करने निकल पड़ता है। रात के 12 साढ़े 12 बजे एक लड़की अपनी जॉब की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते के एक ओर खड़ी वो लड़की कैब का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे कुछ गुंडे उस लड़की को देख लेते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी उसके पास रोक लेते हैं और गाड़ी से उतरते हुए उसके पास जाकर उसे छेड़ने लगते हैं। वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो गुंडे उसे जबरदस्ती अपनी वैन में डालकर उसका अपहरण कर लेते हैं। लड़की चीख रही थी, झटपटा रही थी, उन गुंडों का प्रतिकार कर रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वैन के पीछे बैठे 2 गुंडों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और एक ने उसका मुंह दबा रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। उनमें से एक आदमी कहता है, सुन बे, कोई सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक लेना, आज तो इसके साथ मजे लेने हैं। इतना कहकर वो तीनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो असहाय लड़की अपने साथ होने जा रहे भयानक अंजाम की कल्पना करके कांप गई थी। पीछे बैठे 2 गुंडे उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगे। वो लड़की उनका विरोध कर रही थी। उनमें से एक गुंडे ने छीना झपटी में उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे अब उस लड़की के अंतर्वस्त्र दिखाई दे रहे थे। वो गुंडे उस लड़की के बालों को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। एक गुंडा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जबरदस्ती से अपनी तरफ खींच रहा था। वो लड़की अपने बचाव में उन गुंडों का मुंह नोचकर अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश कर रही थी। वे गुंडे उसके साथ बेरहमी से पेश आ रहे थे। लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी। प्लीज, आप चाहें तो मेरे सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा कहते हुए उनसे विनती कर रही थी और रो रही थी।
लेकिन वो गुंडे उसकी लाचारी पर हंस रहे थे। वो गुंडे एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस लड़की को खींचकर बाहर निकालते हैं। उन तीनों के अंदर पनप रहे वासना रूपी भेड़िए आज रात उस मासूम लड़की को नोचने वाले थे। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन गुंडों को उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। उनमें से एक गुंडा उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे बंदूक की नोक पर झाड़ियों की तरफ ले जाता है। बाकी के दो गुंडे वहीं खड़े थे। जैसे ही वो गुंडा झाड़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। उसे किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो गुंडा अपने दूसरे साथी से कहता है, सुन जरा देख तो कौन है उस झाड़ियों में। उस गुंडे का एक साथी धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। सामने वाली झाड़ियों में हल्की सी हलचल होती मालूम पड़ रही थी। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। झाड़ियों में होने वाली हलचल थम गई। वो गुंडा उस झाड़ियों के काफी नजदीक खड़ा था। उसके मन में हल्का सा डर भी था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो उन झाड़ियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल जोर से चीखने लगता है और अपना हाथ तुरंत वापस खींच लेता है। अबे क्या हुआ तुझे? उसका दूसरा साथी उससे पूछता है। वो आदमी जब अपने हाथ की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ की 3 उंगलियां गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी 3 उंगलियों को काट कर कच्चा ही खा लिया है। उसके हाथ से खून बह रहा था और दर्द के मारे उसकी बुरी हालत थी। उन्हें उन झाड़ियों में दोबारा तेज हलचल महसूस होती है। ये देखकर उसके दोनों साथी घबरा जाते हैं। वो गुंडा जिसने लड़की को पकड़ रखा था उसे झट से छोड़ देता है और चिल्लाकर पूछता है, कौन है वहां पर? सामने आ जाओ, मेरे हाथ में पिस्तौल है, मैं गोली चला दूंगा। वो गुंडा धमकी देता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी पिस्तौल झाड़ियों की तरफ करते हुए निशाना लगाता है और धाएं धाएं करते हुए 3 गोलियां चलाता है। झाड़ियों में हो रही हलचल शांत हो गई थी। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल शांत हो रहा था कि तभी झाड़ियों में से वो मानव भेड़िया छलांग लगाकर उसके उस साथी पर टूट पड़ता है जिसकी उंगलियां कट चुकी थी। भेड़िया मानव अपने पेने नाखून उसकी छाती के आर पार कर देता है। वो गुंडा वहीं अपना दम तोड़ देता है। 2 पैरों पर खड़े ऐसे भयानक जानवर को वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। उसे देखकर वहां खड़े वो बाकी के 2 गुंडे और लड़की डर जाते हैं। उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो गुंडा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां उस भेड़िए पर बेअसर साबित हो रही थी। वो भेड़िया मानव उस दूसरे आदमी के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर काटता है और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उसका हाथ उखाड़ देता है और उसके गले और छाती पर वार करके उसका खेल खत्म कर देता है। अनजाने में ही सही, लेकिन उस मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सजा उन्हें मिल चुकी थी। भेड़िया मानव उन गुंडों को एक एक करके मौत की नींद सुला रहा था। इस बीच वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो तीसरा गुंडा अभी भी वही था। वो गुंडा इतना ज्यादा डर चुका था कि वो हिल नहीं पा रहा था। डर के मारे उसके पैर वहीं पर बर्फ की तरह जम गए थे। भेड़िया मानव उसके पास पहुंचकर उसके गले में अपने पेने नाखून डालकर उसके मुंह से बाहर निकालता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों गुंडों को भयानक मौत मिली थी। उस भेड़िए मानव पर अपने पहले चांद का जुनून सवार था। आसमान में मौजूद पूनम का चांद भेड़िए के अंदर के वहशी उन्माद को बढ़ा रहा था, या यूं कहें जैसे पूरे चांद की चांदनी उस दरिंदे के अंदर के शिकारी पागलपन को बढ़ावा दे रही थी। वो इतने सही रुकने वाला नहीं था। भेड़िया आगे बढ़ता है। आगे चलकर वो एक गली में पहुंचता है। वहां पर एक भिखारी सोया हुआ था। तभी वहां उस गली में मौजूद कुत्ते किसी की आहट पाकर भौंकने लगते हैं, जिस वजह से उस भिखारी की नींद टूट जाती है। भेड़िया जोर से गुर्राता है, जिस वजह से वो सभी कुत्ते सहम जाते हैं। जो कुत्ते थोड़ी देर पहले भौंक रहे थे, वे सभी कुत्ते अब अपनी दुम दबाकर कहीं छिप गए थे। भिखारी को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो अपनी जगह से उठा और थोड़ा आगे आकर देखने लगा। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। उसने दूर तक अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। भिखारी पीछे मुड़ते हुए सोने के लिए वापस अपनी जगह पर जाने लगा। तभी फिर से उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। चलते चलते वो भिखारी अपनी जगह पर रुक गया। उसे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई तो है।
उस भिखारी ने डरते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पीछे वही भेड़िया मानव खड़ा था। वो भेड़िया मानव कब उसके इतने पास आ पहुंचा उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वहां कोई भी नहीं था। भेड़िया गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उस भिखारी को भेड़िए की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। भेड़िया मानव उस पर हमला कर देता है। अपने बड़े से जबड़ों में उसके गले को पकड़कर उसका काम भी तमाम कर देता है। भिखारी को भी मौत के घाट उतारकर भेड़िया मानव आगे बढ़ जाता है। मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं था, वो तो पूरी रात ऐसे ही जारी रहने वाला था। आसमान में पूनम के चांद का प्रभाव उसे पागल कर रहा था। भेड़िए का शाप आद्विक पर पूरी तरह से हावी था। वो अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ रहा था। आसमान में बादल छाने लगे थे। कुछ ही दूरी पर पार्किंग लॉट में एक नौजवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। वो लड़का अपने एक हाथ में सभी बैग्स पकड़ते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम कार में बैठ जाओ, मैं बैग्स डिग्गी में रखकर अभी आता हूँ। लड़का चाबी से कार को अनलॉक करता है और उसकी गर्लफ्रेंड कार में जाकर बैठ जाती है। वो डिग्गी खोलकर उसमें बैग्स रख रहा था, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो लड़का कार की डिग्गी बंद करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या तुम्हें कोई आवाज आ रही है? उसकी गर्लफ्रेंड ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तो किस आवाज की बात कर रहे हो? लड़का कहता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ है। लड़की उसे समझाते हुए कहती है, कोई नहीं है, बस तुम्हारा वहम होगा, चलो अब निकलते हैं, काफी देर हो चुकी है। वो लड़का धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। वहां खड़ी एक कार के पीछे उसे किसी की परछाई सी नजर आती है। लड़का वहां जाकर चेक करने की कोशिश करता है। लड़की जब उसे देखती है कि वो कार में बैठने की जगह दूसरी तरफ जा रहा है, तब वो पूछती है, कहाँ जा रहे हो? लड़का उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक काले रंग की हिलती हुई आकृति नजर आती है। वो लड़का और थोड़ा आगे जाकर देखता है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके सामने वो भेड़िया मानव खड़ा था। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भेड़िया फुर्ती से छलांग लगाकर उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कार के पीछे लेकर जाता है। और फिर वही होता है जो भेड़िए की चपेट में आने के बाद होता है। वो भेड़िया नोच नोच कर उसे मार डालता है। लड़का चीख रहा था, मदद के लिए आक्रोश कर रहा था। इस तरफ अपने बॉयफ्रेंड की चीखें सुनकर वो लड़की कार से तुरंत बाहर आती है और उसे ढूंढने लगती है। उस लड़की की चीखें थम गई। उस लड़के की चीखें थम गई थी, इसलिए वो लड़की परेशान होते हुए अपने बॉयफ्रेंड को आवाजें लगा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए थोड़ा आगे आने पर उस लड़की को जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। खून के निशान की एक लकीर सी बनी हुई थी। वो खून के निशान ऐसे बने हुए थे जैसे कोई किसी को घसीटते हुए ले गया हो। खून देखकर उसे थोड़ा शक हुआ और साथ में डर भी लग रहा था। फिर भी उन निशानों का पीछा करते हुए वो लड़की आगे बढ़ती है और देखती है कि भेड़िए ने उसके बॉयफ्रेंड के पेट को फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी है। खौफनाक मंजर देख वो लड़की डरकर बहुत जोर से चीखती है। भेड़िया मानव गुर्राते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लड़की डर के मारे थर थर कांप रही थी। वो भी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। डर उस पर हावी हो गया था, इसलिए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो लड़की नीचे गिर जाती है और अपने हाथों के बल खुद को खींचते हुए धीरे धीरे पीछे हटती जाती है। लड़की मदद के लिए चीख पुकार कर रही थी, तभी भेड़िया मानव उस पर छलांग लगाकर उसे भी मार डालता है। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्किंग लॉट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि भेड़िए ने लड़की पर हमला करते हुए उसे मार दिया है। भेड़िया मानव अपना शिकार बनाने उनकी ओर बढ़ता है। अपने सामने ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले भयानक राक्षस को देख उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जोर से चीखते हुए वहां से भागने लगे। भेड़िया मानव उनका पीछा करता है और उनमें से एक गार्ड पर हमला करते हुए भेड़िया उसे हमेशा के लिए चुप कर देता है। अब वहां सिर्फ वो अकेला गार्ड ही बचा था। वो चीखते हुए अपने दूसरे साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। पार्किंग लॉट में चल रही चिल्ला चोट को लेकर वहां पर और भी बंदूकधारी गार्ड्स पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कोई जानवर लोगों पर हमला कर रहा है।
लेकिन पार्किंग लॉट में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से उन्हें साफ दिखाई नहीं देता। भेड़िया जोर से गुर्राता है। इसी आवाज को सुनकर वे सभी गार्ड्स आवाज की दिशा में धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। वो भेड़िया मानव थोड़ा पीछे हटता है, जिसकी वजह से उसका धक्का पीछे खड़ी एक गाड़ी को लगता है, जिससे कार में लगा एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और तेज आवाज में बजने लगता है। भेड़िया तेज आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रात और भी काली और गहरी होती जा रही थी। खुले आसमान के नीचे मौत का तांडव चल रहा था। वो भेड़िया मानव एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए भाग रहा था और आखिर में वो भेड़िया मानव एक ऊंची जगह पर जाकर और आसमान में पूरे चांद की ओर देखकर एक लंबे स्वर में आक्रोश करता है। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं और चांद को ढक लेते हैं। एक जोर की बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। बादलों ने चांद को छुपा लिया था। वो भेड़िया मानव एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा था, मानो उस पर सवार पागलपन अब कम हो रहा हो और उस राक्षस के अंदर कहीं छुपे आदमी को होश आ रहा हो। उसके कदम अपने आप ही घर की तरफ बढ़ रहे थे। तेज बारिश के कारण उसके शरीर पर लगे खून के छींटे तो धुल रहे थे, लेकिन शरीर पर लटक रहे फटे हुए कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे। सुबह हो गई थी। काव्या जाग जाती है और बिस्तर पर देखती है, लेकिन उसे आद्विक नजर नहीं आता। आद्विक को सुबह जॉगिंग पर जाने की आदत थी, इसलिए काव्या सोचती है कि शायद सुबह जल्दी उठकर आद्विक जॉगिंग करने चला गया होगा। इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए वो चाय बनाने चली जाती है। वहां छत पर आद्विक झूले पर सो रहा था। तभी सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे वो जाग जाता है। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ छत पर कब और कैसे आया, जबकि कल रात तो वो अपने बेडरूम में सो रहा था। आद्विक झूले से उठता है और देखता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उन पर खून लगा हुआ है, जिन्हें देख आद्विक की आंखों के सामने से रात की कुछ झलकियां तेजी से पार हो जाती हैं। आद्विक डर जाता है। वो जल्दी से फटे हुए कपड़े निकालकर उन्हें फेंक देता है और बाथरूम में जाकर शावर चालू कर देता है और नहाते हुए शरीर पर लगे बचे खुचे खून के धब्बे भी धुल जाते हैं। वो तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तभी काव्या उसके लिए चाय लेकर आती है। काव्या उसे चाय देते हुए कहती है, अरे आज जल्दी उठ गए तुम और नहाकर तैयार भी हो गए। आद्विक कहता कुछ नहीं, बस काव्या को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक किस्म का तनाव था जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। आद्विक थोड़ा परेशान था। उसने अभी चाय का एक सिप ही लिया था कि सामने टीवी पर चल रही न्यूज ने उसकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। टीवी में न्यूज रिपोर्टर कल रात हुई हत्याओं के बारे में रिपोर्टिंग कर रही थी। खबर हर तरफ फैल चुकी थी। न्यूज एंकर बताती है कि कल रात शहर में अलग अलग जगहों पर 7 अलग अलग व्यक्तियों की हत्या हुई है और पुलिस को शक है कि ये 7 हत्याएं किसी एक ही आदमी ने की है। न्यूज एंकर आगे बताती है, उन 7 मरने वालों में से एक लड़का जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर आहूजा का छोटा भाई करण आहूजा था, जिसकी डेड बॉडी पुलिस को पार्किंग लॉट में मिली है। साथ में पुलिस को वहां 3 लाशें और मिली हैं, जिसमें करण आहूजा की दोस्त नित्या और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें भी शामिल हैं। पुलिस ने वहां पर काम करने वाले दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का बयान लिया है। उसने पुलिस को बताया है कि पार्किंग लॉट में लोगों पर हमला करके उनकी जान किसी 2 पैरों पर चलने वाले भेड़िए जैसे जानवर ने लिए। हमारे संवाददाता ने मिस्टर आहूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वो काफी सदमे में है। पुलिस ने एक और लड़की का बयान लिया है। उस लड़की ने बताया कि देर रात जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी, तब कुछ गुंडों ने उसका अपहरण किया। वो गुंडे उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए, लेकिन तभी किसी जानवर ने उन पर हमला करके उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। वहां से कुछ ही दूरी पर एक गली में पुलिस को एक भिखारी की लाश मिली है। माना जा रहा है कि उसकी हत्या भी इसी हत्याकांड का हिस्सा है। कल रात हुए हादसों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इस केस की छानबीन का जिम्मा क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर केलकर को सौंप दिया है। अब वही आगे से इस केस की जांच करेंगे। न्यूज एंकर इंस्पेक्टर केलकर का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछती है, सर हमले में बचे दोनों के बयान से पता चलता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंस्पेक्टर केलकर अपनी आंखों पर से गॉगल्स उतारते हुए कहता है, देखिए हो सकता है ये काम किसी जंगली जानवर का हो, लेकिन मुझे शक है
कि ये किसी सिरफिरे आदमी मतलब किसी साइको किलर का काम है, जिसने बड़ी ही चालाकी से वारदात को जानवर का हमला साबित करने की कोशिश की है। न्यूज एंकर केलकर को बीच में टोकते हुए पूछती है, लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम किसी सिरफिरे का है? तब केलकर बताता है, जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। कुछ सालों पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में भी इसी तरह की वारदातें हुई थी। तब सबको लगा था कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन पूरी तरह छानबीन करने के बाद पता चला कि उन कामों को किसी साइको किलर ने अंजाम दिया था। न्यूज एंकर उससे सवाल करते हुए आगे पूछती है, सर इस केस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? तब इंस्पेक्टर केलकर कहता है, फिलहाल मेरे पास आपको देने के लिए इतनी ही जानकारी थी। अभी तो इस केस की छानबीन चल रही है, जब वो साइको किलर पकड़ा जाएगा तभी हम कुछ कह सकेंगे। इतना कहकर केलकर वहां से चला जाता है। न्यूज एंकर रिपोर्टिंग खत्म करते हुए कहती है, तो ये थे इंस्पेक्टर केलकर। क्राइम ब्रांच ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी है। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज देखकर आद्विक के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि कल रात को कुछ तो हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे सर्व करते हुए कहती है, तुमने ये न्यूज देखी? कौन हो सकता है वो किलर जिसने इतनी बेरहमी से खून किए? आद्विक बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो हड़बड़ी में अपनी जगह से उठते हुए कहता है, सुनो काव्या, मुझे अभी याद आया कि वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसी के सिलसिले में आज ऑफिस मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी निकलना हुआ। काव्या आद्विक को समझाते हुए कहती है, अरे लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। आद्विक बिना काव्या की तरफ देखे कहता है, मैं बाद में कर लूंगा। ऐसा कहकर आद्विक बिना नाश्ता किए जल्दबाजी में ऑफिस चला जाता है। इस तरफ शहर के पुलिस कमिश्नर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। इंस्पेक्टर केलकर सहित सभी आला अफसर वहां मीटिंग में मौजूद थे। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे और अपने अपने मुताबिक कयास लगाए जा रहे थे। तभी पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचते हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, कल रात हुई वारदात से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ तो होंगे ही। इस घटना से आम आदमी की सुरक्षा को लेकर हर तरफ से हमारे डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठ रही हैं। बीती रात शहर में जिस तरह से कत्ले आम हुए हैं, उससे शहर के नागरिक डरे हुए हैं। जनता और मीडिया हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले जनता का विश्वास हम पर से उठ जाए, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ लिया जाए। ये हमारे डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है। तभी वहां बैठा एक पुलिस अधिकारी कहता है, सर जिस तरह से ये खून हुए हैं उससे मुझे लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी आदमखोर जानवर का है। कमिश्नर उस अधिकारी की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो अधिकारी अपनी बात को समझाते हुए कहता है, सर मैंने उन मृत शरीरों के घावों को देखा है जिस वहशीपन से उन्हें मारा गया है। इससे तो जाहिर है कि ये काम किसी आदमखोर जानवर का है। उस अधिकारी की ये बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर केलकर अपनी असहमति दर्शाते हुए कहता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। माना कि उन मरने वालों के घाव किसी जानवर की शिकार करने से हुए घावों जैसे लगते हैं, लेकिन 3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में किसी जंगली जानवर की मौजूदगी मुमकिन नहीं। और मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर से बात हो चुकी है। उन्होंने भी ये कन्फर्म किया है कि शहर में किसी ऐसे आदमखोर जानवर के होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और इतनी घनी आबादी वाले शहर में उस आदमखोर जानवर को छुपे रहना मुझे तो कम से कम मुश्किल लगता है। केलकर की ये बात सुनकर मीटिंग में आए सभी लोग आपस में बातें करने लगे। सबकी अपनी अपनी अलग राय थी। तभी कमिश्नर उन सभी को शांत रहने को बोलते हैं, साइलेंस प्लीज। देखिए मुझ पर ऊपर से काफी प्रेशर है और शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर आहूजा, जिनका छोटा भाई इस हादसे में मारा गया, उनके होम मिनिस्टर से अच्छे संबंध है, जिस वजह से उन्होंने मुझे इस मामले में विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इसका मुझ पर अलग से प्रेशर है। मैं एक विशेष टीम का गठन करता हूँ जिसके हेड आप होंगे ऑफिसर केलकर। जो हो सकता है वो कीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। केलकर अपनी जगह से उठकर खड़े होकर सैल्यूट करते हुए कहता है, यस सर। कमिश्नर से ऑर्डर मिलने के बाद केलकर ने अपनी टीम को समझा दिया था और रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी थी। शहर के चप्पे चप्पर पर पुलिस ने अपना जाल बिछा कर रखा था। इस तरफ आज ऑफिस में आद्विक थोड़ा खोया खोया हुआ सा था और याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसे याद आ रही थी। वो मन में सोचता है, पंचगिरी में उस रात हुए हादसे के बाद
मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। काव्या ने बताया था कि उस रात हुए हादसे में मैं सिर्फ अकेला बचा था। क्या ये कोई चमत्कार है? प्रधान अंकल के हिसाब से मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे कंधे को ठीक होने में जहां कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगने वाले थे, वो एक ही हफ्ते में ठीक हो गया। कल रात मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा था। मुझे याद है मैं ताजी हवा लेने टेरेस पर पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ होगा कुछ याद नहीं आ रहा। सुबह जब नींद खुली तो मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। शहर में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, कहीं उनके पीछे मेरा हाथ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मुझे पता लगाना होगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या इस राज का पता लगा पाएगा आदमी? क्या पुलिस टीम इस राज तक पहुंच पाएगी? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ तड़पता इश्क में।